ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम कृतिका भाग 1 का रीढ़ की हड्डी नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी, जिनका जन्म सन 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर हुआ। ये ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले नाटककार हैं। इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर आधारित भी अनेक नाटक लिखे हैं। यह पाठ एकांकी है। एकांकी अर्थात नाटक का एक अंक, एक हिस्सा कह सकते हैं हम। जैसे एक पाठ, एक चैप्टर होता है, तो ये नाटक का एक हिस्सा, और यह सामाजिक समस्याओं पर आधारित ही एकांकी है। इसमें जो नाटककार हैं वो बहुत ही आगे की सोचने वाले हैं, दूरदर्शी हैं, दूरदृष्टा हैं, जिन्होंने 1917 ईस्वी में जन्म और आज के बारे में भी उन्होंने सोचा। इसमें दर्शाया गया है कि पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त हो, लड़कों की तरह लड़कियां भी शिक्षित हों। अगर लड़की शिक्षित होंगी तो वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को, अनाचारों को सहन नहीं करके उनका विरोध करेंगी, उनका प्रतिकार करेंगी, और जो रूढ़िवादी मानसिकता वाले लोग हैं उनका विरोध करने में स्वयं सक्षम हो जाएंगी। तो आज भी वे अभियान चलाए जाते हैं जो लेखक ने बहुत पहले सोचे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। क्योंकि कहा जाता कि नारी भक्ति, नारी शक्ति, नारी दृष्टि, नारी सृष्टि, आंगन की तुलसी है नारी और पूजा की कलसी है नारी। नारी के इस विविध रूप को आंगन में खिल जाने दो, आने दो भाई, आने दो, उन्हें इस जीवन में आने दो और देश को आगे बढ़ाने दो। तो आइए इस एकांकी के जो मुख्य पात्र हैं, हम सबसे पहले उनसे परिचित होते हैं। इसके मुख्य पात्र हैं जो सबसे पहले उमा, जो एक शिक्षित लड़की है, साहसी लड़की है, आत्मविश्वासी है। समाज को आज ऐसी लड़कियों की जरूरत है। दूसरे उमा स्वरूप, जो कि उमा के पिताजी हैं। और तीसरे पात्र हैं प्रेमा, जो उमा की माताजी हैं। और फिर अगले पात्र हैं गोपाल प्रसाद जी, जो एक वकील हैं। यहाँ जो उमा है, इनके पिता राम स्वरूप जी उमा की शादी के लिए चिंतित हैं, तो उनके लिए लड़का देखते हैं। जो लड़का है शंकर, और शंकर है गोपाल प्रसाद जी के पुत्र, और रतन घर में एक नौकर है। तो ये इस पाठ के मुख्य पात्र हैं। अब हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ का जो प्रारंभ है, पाठ है रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी। अब यहाँ पर जो एक दृश्य है वो नाटक का दृश्य शुरू हो जाता है। प्रथम दृश्य हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि घर में एक कमरा है, यानी जैसे ही स्टेज होता है, पर्दा, उस पर पर्दे पर सबसे पहले जो नाटक प्रारंभ होता है उसमें क्या दिखाई देता है? मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। यानी मामूली क्या होता है? साधारण रूप, सामान्यतः जैसे हम घर में भी साफ सफाई करते हैं कमरे में, तो वो कमरे का दृश्य है। आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक जो आते हुए कौन है? महाशय राम स्वरूप जी हैं, वो आ रहे हैं, और उनकी क्या बताई है? अधेड़ उम्र। अधेड़ उम्र यानी आधी उम्र। हम लगभग 50 वर्ष कह सकते हैं, 45 वर्ष, 50 वर्ष, ये अधेड़ उम्र, 40 से 50 वर्ष के बीच की आयु। तो इतनी आयु उनकी मालूम हो रही है। एक तख्त को पकड़े हुए हैं। तख्त क्या होता है? जैसे एक चारपाई होती है, ऐसे ही चारपाई होते हैं। तख्त को भी चारपाई में हम रस्सी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? लकड़ी के जो फट्टे होते हैं वो मोटे मोटे भारी मजबूत फट्टे होते हैं। इनको सामान्यतः कहीं पर धर्मशालाओं में या सामुदायिक केंद्रों में, मंदिरों में अधिकतर रखा जाता है। मजबूत होते हैं, भारी होते हैं लकड़ी के, तो वहां पर ये अच्छी तरह कामयाब होते हैं। तो एक तख्त को पकड़े हुए हैं वो, उनके पीछे पीछे चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। एक तरफ से राम स्वरूप जी ने तख्त को पकड़ा और दूसरी तरफ से नौकर रत्न ने।
अब क्या है बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बोल रहे हैं। नौकर कह रहा बिछा दूं साहब। फिर रामस्वरूप जी जो बाबू होकर बोलते हैं तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तुम देर से पहुंचे थे क्या? बिछा दूं साहब। पसीना किस लिए बहाया, हम किस लिए प्रयास कर रहे हैं, तख्त ले जा रहे हैं। तो ये पहला दृश्य चल रहा है नाटक का। मंच पर नौकर तख्त बिछाता है और ही अर्थात हंसता है। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने जवानी में कसरतें की हैं, कसरतें मतलब व्यायाम किया है, हमने भी मेहनत की है। तो कलशों से नहाता था लोटों की तरह। लोटा होता है हम सामान्य घर में प्रयोग करते हैं, और कलश एक जैसे कलश की स्थापना आपने मिट्टी का मटका होता है तो भी देखा होगा, कलश स्टील का भी कर लेते हैं। कलश यानी बड़ा होता है थोड़ा सा। कलश की स्थापना जब हम गृह मुहूर्त गृह प्रवेश आदि करते हैं तो कलश वहां पर रखा जाता है, पूजा में वहां भी होता है। तो यानी क्या दिखाया यहाँ पर रामस्वरूप जी ने, कलश क्यों कहा? क्योंकि कलश भारी होता है, बड़ा होता है, उसको लोटे के समान लेकर अपनी जवानी में क्या कहता है, बहुत हल्का मानता था। मैं कलश को एक लोटे की तरह उठा लेता था, उससे स्नान करता था कलश भर भर के। तो यह तख्त क्या चीज है? आज उसे सीधा यूं हाँ बस, और सुन बहू जी से दरी मांग ला, पत्नी से तुम जाओ दरी मांग कर लाओ अब इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी जो कल धोबी के यहाँ से आई है, यानी धुली हुई, कल ही जो धुलवाई है धोबी से, वो चद्दर लेकर आना। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, यानी मेज पर चद्दर वगैरह बिछाते उन्हें साफ करते हैं, और एक झाड़ू से गुलदस्ते को भी साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं, पूरे कमरे की साफ सफाई करते हैं। सहसा, सहसा मतलब अचानक घर की मालकिन प्रेमा आती है। प्रेमा के बारे में बताया। गंधुमिरंग, उनके आप चारित्रिक विशेषताएं सुनना, उनका शारीरिक जो बनावट है, गंधुमिरंग यानी गेहुआ रंग बोलते हैं हम, भूरा भी बोलते हैं जिसे समाज में, वो रंग है, छोटा कद है, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है, जाहिर यानी प्रकट होता है, पता चलता है उनके चेहरे से कि किसी काम में वो बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आता है, जैसे प्रेमा आती और पीछे पीछे नौकर भी चला आता है। भीगी बिल्ली की तरह एक मुहावरा है, यानी डरा हुआ नौकर आता हो, नौकर खाली हाथ आता है इसलिए वो डरा हुआ है। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, फिर प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, अब तुम्हें क्या जरूरत है धोती की? रामस्वरूप कहता है धोती? प्रेमा कहती है हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर जाने किस लिए? रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है यही तो कह रहा था रतन। फिर रामस्वरूप कहते हैं क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? कानों में डांट लगना यानी कुछ सुनाई नहीं दिया, कान बंद है क्या तुम्हारे? बच्चे मैंने कहा था कि धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांगला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं के। प्रेमा कहती है अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी से लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं न, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रत्न, अब रत्न कहता और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में जो हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। और तुम क्या करना वहां से, तुम ये जो चद्दर दरी लाने जाते हो वहां से आते समय एक हारमोनियम भी उठा कर लेके आना। हारमोनियम किनका? जो उमा एक अच्छी संगीतकार भी हैं, वो संगीत मतलब उन्हें हारमोनियम का शौक है, तो वो कहते हैं जाओ वो कमरे से उनका हारमोनियम भी उठाकर लाना। रत्न जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाने लग जाते हैं। फिर प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब यहाँ पर नाटक में थोड़ा सा बदलाव आता है, जो एक अंक है उसमें एकदम से वो सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब विषय में थोड़ा परिवर्तन हुआ कि मुंह फुलाए पड़ना मतलब गुस्से में हो जाना या नाराज हो जाना, कि वो बेटी तो तुम्हारी जो लाडली बेटी मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप कहता मुंह फुलाए, तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? मर्ज मतलब बीमारी, रोग। कहता है तुम तो माँ हो, माँ तो मतलब अपनी संतान की हर रोग की दवा होती है, फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? फिर तुम जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं। अब देखो रामस्वरूप जी यहाँ पर चिंतित हैं किसके लिए? शादी के लिए। वो बात करें कि मुश्किल से तो उन लोगों को मनाया मैंने, गोपाल प्रसाद और शंकर को, और वो आज नाराज है।
अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना, मुश्किल से मैंने मनाया उनको। अब तुम जो तुम्हारी ये बेवकूफ़ी होगी, अगर ये आज नाराज है, अगर वो वापस चले गए बड़ी मुश्किल से, तो ऐसा लड़का मैंने ढूंढा, मुश्किल से उनको मनाया है। प्रेमा कहती तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके हार गई। जतन मतलब यत्न से जतन बना, प्रयत्न जैसे प्रयास, मैं तो सारे प्रयास करके हार गई हूँ। तुम्हें उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। अब देखो एक दूसरे पर डालते हैं, राम स्वरूप प्रेमा की गलती बताता है, प्रेमा राम स्वरूप की गलती बताता है। तो अब कहती है तुमने इतना पढ़ाया लिखाया क्यों उसको, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं, अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी यानी घर के कार्य करने जिसमें बताए जाते हैं, जिसमें खाना पीना है, सिलना बुनना होता है, यानी औरत एक चार दीवारी घर के अंदर ही रहती है, घर के कार्य करती है। तो वो कहा, प्रेमा कह रही है वो जमाना अच्छा था हमारा अपना, कि उसमें बस इतना कर लिया, लड़की ने बस अपने घर में रही, खाना पीना बनाया, घर के कार्य सीख लिए। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी ऐसी बातें कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे, लक्षण मतलब लक्षण। अब ये प्रेमा कह रही है। अब रामस्वरूप के अब थोड़ा सा विषय बदलते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, अब थोड़ा सा मजाक करते हैं यहाँ पर प्रेमा के साथ। प्रेमा कहती क्यों, रामस्वरूप कहता है दो तरह का होता है जो ग्रामोफोन बाजा होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, यानी हमारे जैसे टेप रिकॉर्डर वगैरह होते हैं बाजे, हम टेलीविजन देखते हैं, तो कहता है उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, हम रिमोट से रोक सकते हैं, उसके बटन से रोक सकते हैं उसको। मनुष्य जो ये ग्रामोफोन बाजे हारमोन जो भी कुछ होते हैं हारमोनियम वगैरह, वो एक बार यानी उसको हम जब चाहे रोक सकते हैं। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, वो कह रहे हैं प्रेमा को कि परमात्मा बनाता है ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। अब तुम्हें किस चीज़ से रोके, रिमोट से रोके, तुम यानी लगातार बोलती ही जा रही हो। ये व्यंग्य मजाक में कहते हैं कि चुप होगी कि नहीं होगी। प्रेमा कहती हटो भी, तुमने तो ठठोली सोचती है, ठठोली मतलब हंसी मजाक, तुमने तो ये हंसी मजाक ही सोचते हैं। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देरी ही कितनी है उन लोगों के आने में। कहती है गोपाल प्रसाद और शंकर आने वाले हैं, हंसी मजाक छोड़ो और जल्दी अपना कार्य करो। रामस्वरूप तो हुआ क्या, प्रेमा कहती तुम्ही ने कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, यानी तुम ठीक ठाक करके लाना उमा को उन लोगों के सामने, मतलब अच्छी तरह से लाना, अच्छे वस्त्र पहनाकर साज सज्जा के साथ लाना, श्रृंगार के साथ लाना। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। टिमटाम मतलब साज सज्जा श्रृंगार सजावट के कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर सामने रखा था, पाउडर वगैरह होता क्रीम पाउडर कहते हैं, उनके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने कितनी नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, कि कहा मैंने तो उसको कहा श्रृंगार वगैरह करने के लिए, बस वो तो अपने नाराज हुई, गुस्से में हुई और लेट गई। मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, प्रेमा कहती मैं तो इससे परेशान हो गई, तंग आ गई, दुखी हो गई इससे, तुम्हारी लड़की से। बाज आना मतलब दुखी हो जाना, तंग आना। रामस्वरूप जी कहते हैं न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार भी चलता है, यानी कारोबार। कहता पता नहीं ये हमारी कैसी लड़की है, आजकल का जमाना तो ऐसा है, इसका दिमाग ही पता नहीं कैसा है। क्योंकि कहता है स्त्रियों को तो श्रृंगार का इतना शौक होता है, उसके सारे बड़ी बड़ी दुकानें चलती हैं, लोगों का कारोबार धंधा चलता है अच्छा, और ये लड़की पता नहीं किस जमाने की कैसी है जो श्रृंगार से इतनी नफरत करती है। प्रेमा कहती है फिर अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती, बस इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। यानी एंट्रेंस पास कम पढ़ाने के लिए कह रही थी, उसको कॉलेज में भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो ये एंट्रेंस होता है 11वीं 12वीं तक की कक्षाएं होती हैं कि वहाँ तक पढ़ा देते, लड़की बहुत है बस 12वीं तक, इससे नीचे नीचे पढ़ानी थी हमने। पर तुम तो, फिर रामस्वरूप जी कहते बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं। कल यह बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम भी अभी से सब कुछ उकेल देती हो। अब क्या कहा यहाँ पर रामस्वरूप जी ने, समझने की बात है।
कि हमने कल जिक्र किया था क्या कि उन लोगों के सामने दूसरी तरह जिक्र करना है, नहीं लड़की को कम पढ़ी लिखी बताएंगे हम, लड़की को इतनी पढ़ी लिखी बता देंगे तो वो लोग पता नहीं रिश्ता लेंगे नहीं लेंगे। तो अब कहते हैं हम तो कल ये बातें कर रहे थे और तुम तो अभी से सब कुछ उगेल रही हो, मगर तुम अभी से सब कुछ उगेल रही हो, उनके आने तक तो पता नहीं जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा कहती है अच्छा बाबा अच्छा, मैं नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी इच्छा, तुम अपने मन के अनुसार करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो, मुझे क्या करना ये बताओ, अब छोड़ो अपना जिक्र। रामस्वरूप कहता है तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो तुम, सबसे पहले तो तुम्हारा ये काम है उस उमा को मनाओ, जिसके लिए सारी तैयारियां हैं जो कुछ हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको मनाना जरूरी है। नए पाउडर सही, कोई बात नहीं पाउडर वाउडर नहीं लगाती तो वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसको, वो लोग आएंगे गोपाल प्रसाद और शंकर आएंगे, तो तुम ऐसे करना उमा को बस मना लो, पाउडर वगैरह नहीं लगाती तो पान देकर भेज देना एक बार उन लोगों के सामने। तो और नाश्ता तो तैयार है ना, रत्न का आना हो गया, तभी आ गया रत्न, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख, रत्न उनका वो जो हारमोनियम वगैरह था बाजा वो लेकर आ जाता है, और चादर खोल पकड़ जरा उधर से, चादर बिछाते हैं। प्रेमा बोलती है फिर हाँ उन्होंने पूछा था नाश्ते के लिए, अब वो उत्तर देती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे ही नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है, टोस्ट भी है, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप कहता है क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं, कोई बात समय पर याद आती ही नहीं तुम्हें तो। अब बताओ रत्न मक्खन लाए यहाँ का काम करे, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे कहा, मैंने कहा था नौकर भी बुलाया था घर में, हमारे दफ्तर में काम करता है, पर सबके आजकल इतने नखरे रहते हैं, वो भी नहीं आया, अकेला रत्न है यहाँ पर नौकर काम करने वाला, ये अब क्या करे, घर का कार्य करवाए या मक्खन लाने जाए। प्रेमा कहती यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, तुम्हें पकड़ा दूंगी मैं, एक आध चीज खुद ले आना, इतने में इतनी देर में रत्न मक्खन लेकर आ ही जाएगा, दो ही तो आदमी हैं कि इनको लाने के लिए भेज दो, तुम यहाँ का काम हम संभाल लेंगे, मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी, प्लेट यहाँ बराबर वाले कमरे में रख दूंगी, तुम उनको दे देना नाश्ता तब तक। रामस्वरूप हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, यानी करीने मतलब बड़े सलीके से आए, सब ढंग से आए, गुस्से में नहीं आए, मतलब अपने एक अच्छी तरह से अपना अच्छा परिचय, अपने अच्छे संस्कार दिखाते हुए आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है। अब देखना यहाँ भी समझने की बात है प्रिय छात्रों, रामस्वरूप जी कहते हैं मुझे भी गुस्सा आता है इन दकियानुशी ख्यालों पर, किन के दकियानुशी ख्याल होता है, गोपाल प्रसाद और शंकर के, यानी बहुत अधिक खुश तो रामस्वरूप जी भी नहीं है रिश्ते से, लेकिन वो क्या सोचते हैं लड़की शादी के योग्य हो गई, समाज में अब ये होता है लड़की 20 वर्ष की हुई नहीं, और समाज वाले लोग कहना शुरू कर देते हैं उन्हें भी चिंता बस किसी तरह शादी हो जाए। इन लोगों के विचारों से रामस्वरूप जी बहुत अधिक खुश नहीं है। दकियानुशी ख्याल क्या है, जो रूढ़िवादी परंपरा मानते हैं, प्राचीन बातों को बहुत अधिक मानते हैं, यानी खुद पढ़े लिखे वकील हैं, और कौन है वकील, गोपाल प्रसाद जी। रामस्वरूप जी कह रहे हैं बात अपनी पत्नी प्रेमा को, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। फिर प्रेमा कहती है और लड़का, अच्छा प्रेमा अब बात को बदलती है, कहती है लड़के के बारे में तो बताओ। लड़का कहता है, जो रामस्वरूप जी कहते हैं बताया था तुम्हें बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी बाप अच्छा पढ़ा लिखा वकील है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, उससे भी बढ़कर है, बाप से भी बढ़कर है, गोपाल प्रसाद से भी बढ़कर उनका लड़का बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा और तालीम का दूसरा है, क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को कोरी कोरी सुनाता, कोरी कोरी मतलब साफ साफ सुना देता मैं, क्या ये तो मजबूरी है हमारी, तो आज इनको मैं साफ साफ यानी सब कुछ सुना देता है, जो इनकी लड़की की मांग है, लड़की कम पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, अरे सब उनकी चलेगी, क्या करें हमारी मजबूरी, हमने तो लड़की की शादी करनी, नहीं तो आज मैं इनको बहुत कुछ सुना देता। रामस्वरूप जी बोल रहे हैं बात। अब रत्न अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, रत्न वहां उन लोगों की बातें समझाता रामस्वरूप और प्रेमा की, जल्दी बाबू जी जल्दी। रामस्वरूप क्या है, रत्न कहता है कोई आ रहे हैं। अब कौन आ रहे हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर।
यानी जो लड़की को देखने के लिए, उमा को देखने के लिए आ रहे हैं। कोई आ रहे हैं राम स्वरूप दरवाजे के बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा वो आ गए। अब राम स्वरूप जी कहते हैं उन्हें देख करके हाँ आ गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है। अब कहता है तुम अब तक यहीं है रतन, तुमको मक्खन लाने के लिए भेजा था, तुम गए नहीं अभी तक। गए नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया तुमने। क्या कर दिया? बना बनाया काम बिगाड़ दिया। सब चौपट करना, काम बिगाड़ देना, तुमने तो सारा कार्य खराब कर दिया। अबे अब उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जाना। नौकर अंदर जाता है और तुम जल्दी करो प्रेमा। क्यों? क्योंकि कहता हूं उन लोगों के सामने से मत जाना। कोई मेहमान आता है तो उसके सामने से सामान नहीं लाने जाते, उनसे पहले लाया जाता है या दूसरी जगह से लाया जाता है। कहता हूं उनके सामने अब मक्खन लेकर मत आना, दूसरे दरवाजे से जाओ तुम अंदर वाले से। और उमा समझा देना, थोड़ा सा गा भी देगी। अब राम स्वरूप जी को चिंता है कि बेटी कुछ अच्छा करे, तो कहता है उमा अच्छा गाती है, उसको थोड़ा सा कहना कि बेटी उन्हें गीत वगैरह भी गाकर अपना स्वर अच्छा दिखाना। और गा देगी। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा यह बाजा नीचे ही रखा गया, कम वक्त। अब उनकी धोती जाते जाते वो उलझ जाती है वहां पर, तो वो कहती है ये भी क्यों नीचे रख दिया? राम स्वरूप कहता है तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रख देते हैं ऊपर, और किवाड़ों पर तभी दस्तक होती, यानी हाजिरी, वो हाजिर हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, दस्तक हो जाती है। तो राम स्वरूप कहते हैं आइए, यानी हंस रहे हैं, उनका आए हुए व्यक्ति का हंसकर स्वागत करते हैं, यानी हंसते हैं वो, हैं कर कर। और फिर बाबू जो गोपाल प्रसाद और उनके लड़के जो शंकर का आना हो जाता है। फिर क्या है, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। इनकी जो आंखें हैं उनसे लोक चतुराई, गोपाल प्रसाद जी और शंकर जैसे अंदर आए, क्या बड़ी चतुरता दिखती है आंखों से, कि वो आंखों से निहार रहे हैं एकदम से कि कैसे व्यक्ति, कैसे घर है, जो कि ये तो चतुर इंसान है। मालूम आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खींच निपोरने वाले नौजवानों में से है, यानी खींच निपोरने वाले जैसे चापलूस इंसान होते हैं उनके बारे में कहा जाता है, हाँ में हाँ करने वाले होते हैं। और वाले नौजवानों में से आवाज पतली, खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। झुकी कमर यानी शंकर झुकी हुई कमर से आते हैं। और जो बाबूजी गोपाल प्रसाद है वो एक अनुभवी इंसान दिख रहे हैं आवाज से। राम स्वरूप क्या कहता है, अपने दोनों हाथ मलते हुए कहता है इधर तशरीफ लाइए, इधर, यानी उनको सम्मान दे रहा है, महत्व दे रहा है, तशरीफ लाना, उनको आदर से बैठा रहा है सम्मान के साथ इधर। तो बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है, उनके हाथ में जो बेंत था वो गिर गया नीचे। राम स्वरूप जी यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? राम स्वरूप जी फिर उन्हें हंसकर कहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई मकान ढूंढने में? गोपाल प्रसाद जी खखार कर कुछ खांसते हुए, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? राम स्वरूप जी ये कहते हैं यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। फिर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, यानी दोनों का एक जैसा काम है। मैंने लड़के की शादी करनी है, आपने लड़की की शादी करनी है, तो दोनों का एक जैसा काम है। यानी एक जो बात बनाने वाले इंसान होते हैं, अपनापन दिखाते हैं यहाँ पर। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। फिर राम स्वरूप जी कहते हैं यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे हैं। ये सब क्या है कि मुझे आप मुसीबत में डाल रहे हैं, ये बात कह करके कि जो कांटों में डालना, एक तरफ तकलीफ देना, मुसीबत में डालना होता है, कांटों में घसीटना, कि मुझे परेशानी में डाल रहे हैं, मुझे दिक्कत दे रहे हैं कहकर। तो हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर में लड़के की ओर मुखातिब, उनके आंखों में आंख मिलाकर उनकी तरफ मुंह करके, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अब राम स्वरूप जी लड़के से पूछ रहे हैं, यानी शंकर से पूछ रहे हैं। तो शंकर जवाब देता है छुट्टियां जो हमारी छुट्टियां वो नहीं है, वीकेंड में चलाया था, यानी सप्ताह का जो अंत होता है, सप्ताह अंत में
जैसे हम शनिवार इतवार को सामान्यतः कहते हैं वीकेंड में आ गया था। रामस्वरूप जी, आपके कोर्स खत्म होने में तो साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप जी, साल 2 साल। शंकर एक आध साल का मार्जिन रखता है। मार्जिन मतलब गैप रखना, अंतर रखना होता है। तो तभी जो मार्जिन रखता है, गोपाल प्रसाद जी बीच में बात काट देते हैं। कहते हैं, साहब यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था, स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा देते थे, मगर फिर भी जो खाने बैठते तो वैसे के वैसी भूख। एक अपने जमाने की बात बता रहे हैं गोपाल प्रसाद जी बीच में बात बदल कर कि ये बीमार हो गया था 1 साल, और देखिए इनको सारी बीमारियां इसी उम्र में लगती हैं। हमारा ज़माना कितना अलग था कि कितनी कचौड़ियाँ खा जाते थे हम रास्ते में आते जाते, फिर भी हम जैसे रोटियाँ खाने बैठते, खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख रहती थी। फिर रामस्वरूप जी भी उसी ज़माने को, अपने ज़माने को याद करते हुए कहते हैं, कचौड़ियाँ भी उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी, यानी सस्ती होती थी। और गोपाल प्रसाद कहता है, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई ये मिठाइयाँ होती हैं, मीठे पकवान, तो उनको कहते हैं बालाई, बालूशाही। एक की तरफ एक गोल गोल मिठाई होती है बालाई, और अकेले ही 2 आने की हजम करने की हमारी ताकत होती थी। 2 आने की तो एक इंसान अकेले खा जाता था, और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं। कहते हैं आजकल तो इतने खेल होते हैं, तरह तरह के भिन्न भिन्न खेल होते हैं, और स्कूल में बहुत खेल होते हैं। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, कोई इतने नहीं जानता था। आजकल बहुत खेल हैं, बस हॉकी या क्रिकेट कुछ खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कहा जाए कि यह लड़का कमजोर है, लेकिन फिर भी कोई कमजोर नहीं कहता था। आजकल वाले इतने गेम होते, इतने खेल होते हैं, हमारे टाइम में एक आध खेल होता था, फिर भी हमें कोई कमजोर कहने वाला नहीं था। शंकर और रामस्वरूप खीसे नहीं फोड़ते हैं, एक दूसरे में खिसियाहट करते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की तो बात दूसरी थी, मतलब अपने जमाने की तो बात अलग थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में कहता, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठ जाते तो 12 घंटे की सीटिंग होती थी। जनाब मैं सच कहता हूँ, जमाने की मैट्रिक भी वह, उस जमाने का जो मैट्रिक पास होता था वह अंग्रेजी फराटेदार लिखता था, बोलता था, और आजकल के MA भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मतलब अब पढ़ने की बातें बताता है कि हमारी सीटिंग बहुत अच्छी होती थी, 12-12 घंटे में लगातार पढ़ लेते थे। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता। जब्त करना मतलब अपने को बड़े मुश्किल से रोक पाता हूँ मैं, अपने मुश्किल से नियंत्रण होता है, जो अपने आप पर कंट्रोल मुश्किल होता है। बहुत याद आती है उस जमाने की। फिर अब रामस्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ, वह तो बड़ा रंगीन जमाना था, रंगीन। शंकर भी बीच में ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक एक बात आप ध्यान से समझिए। क्या कहते हैं, इनकी बातें सुनिए कि ये पाठ क्या नैतिक मूल्यों पर आधारित है। पाठ के बीच में से किसी भी प्रकार का कोई नैतिक मूल्य से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, तो आप एक एक डायलॉग इनका लिख सकते हैं। जो इनकी वार्ता है, संवाद है, तो क्या जैसे इसने क्या कहा, बिजनेस की बात करते हैं, तो इनकी सोच देखिए, मानसिकता कैसी है। क्या रामस्वरूप चौंक जाता है, बिजनेस बिज समझकर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद उठते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं, क्या आप मुसीबत उठा रहे हैं, क्या तकलीफ उठाते हैं। तो रामस्वरूप, हैं तकल्लुफ किस बात का, हैं यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, आप पहुँचे, आप यहाँ आए, हमारे सामने बैठे, तो ये तो आपका बड़प्पन है। आप यहाँ मतलब हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप यहाँ पहुँचे, वरना मैं किस काबिल हूँ। अपने आप को रामस्वरूप लड़की वाला होकर छोटा बताना चाहते हैं कि, और उनको बड़ा दर्जा दे रहे हैं। माफ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ, मतलब अंदर आ जाते हैं।
तो गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। अब देखिए गोपाल प्रसाद जी ने अभी कहा था ना, पहले बिजनेस की बात की थी, तो क्या है, यानी अब वो एक व्यापार, शादी को एक व्यापार समझने वाला है, और ये एक बड़ा ही पवित्र नाता होता है, एक पवित्र बंधन होता है शादी का, तो और वह इसको बिजनेस समझ रहा है। और अब उसके घर को देख रहा है, घर भी तो एक मतलब उनकी क्या है, यही तो दिखाता है कि ये कितना दहेज दे सकते हैं इनका घर देख करके। तो अब क्या कहता है गोपाल प्रसाद कि ये व्यक्ति भी अच्छा दिखाई देता है रामस्वरूप, और घर भी अच्छा है, तो ये दो चीजें तो अच्छी हो गई है। तो लड़की कैसी है ये देख लेते हैं। कुछ खखार कर इधर उधर देखता है गोपाल प्रसाद, क्यों क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। अब शंकर देखता था खखार कर इधर उधर, तो उन्होंने कहा क्या हो गया? शंकर कहता है कुछ नहीं हुआ। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? शंकर से कह रहे तुम झुक कर क्यों बैठे हो, ऐसे कमर झुकाए हुए बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, ये बैकबोन का भी आपको सारांश समझ में आएगा मेरे छात्रों, अंत में बताया जाएगा कि वो गोपाल प्रसाद कहते हैं तुम्हारे जो साथी हैं वो तुम्हें बैकबोन कहते हैं, ठीक, तुम क्यों झुक कर बैठे हो? इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। ठीक, तो वहां पर चाय लेकर आ जाते हैं। गोपाल प्रसाद जी, आखिर आप मानो नहीं, कहते हैं चाय लेकर आए, क्यों तकल्लुफ उठा रहे हो? कह रहे बार बार। रामस्वरूप जी चाय प्याले में डालते हैं, हंसते हैं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायती होता है विदेशी, कि आपको विदेशी चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद ही नहीं। एक तो वैसे चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? जायका यानी स्वाद। चाय में यदि चीनी नहीं होगी और पानी ज्यादा होगा तो क्या स्वाद है उसका? फिर रामस्वरूप जी हैं कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर जी क्या कहते हैं? खखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। शंकर खांसता, कुछ खखारता है, और क्या कहता है कि सरकार अब जो ज़्यादा चीनी पीते हैं ना, वो मजाक करना चाहता है बीच में कि जो ज़्यादा चीनी पीने वाले हैं उन पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहता है चाय पीते हुए सरकार तो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए सरकार को। रामस्वरूप जी शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? शंकर को प्याला चाहेगा पकड़ाता है, और गोपाल प्रसाद जी को कहता है कौन सा टैक्स लगाना चाहिए, आप किस टैक्स की बात करते हैं? गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद कहता है, यहाँ भी सोचना प्रिय छात्रों, गोपाल प्रसाद की मानसिकता देखना कैसी है। वो कहते हैं कौन सा टैक्स? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप को शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब यह है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं तो ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूं भी ना करें, यानी कुछ भी नहीं बोलेंगे थोड़ा सा भी है, बस शर्त एक होनी चाहिए, हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। कहता है सरकार यदि खूबसूरती पर टैक्स लगाए तो बहुत अधिक आमदनी होगी। कहता है इन महिलाओं को खूबसूरती का बहुत शौक होता है, ये बहुत क्रीम पाउडर पता नहीं क्या क्या अपने ऊपर कितना खर्च करती हैं सुंदर दिखने के लिए। तो रामस्वरूप क्या चाहते, गोपाल प्रसाद क्या चाहते हैं, इनकी सोच देखना क्या है कि महिलाएं वैसे तो सुंदर हों पर वो किसी प्रकार का श्रृंगार पर भी पैसे खर्च ना करें। वो उनके मन में एक चुभन है कि इतना पैसा खर्च करती हैं महिलाएं श्रृंगार के ऊपर। तो ये तो मतलब एक व्यापार की तरह की बातें कर रहे हैं गोपाल प्रसाद जी। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया, इसका कोई ढंग ही नहीं रहा। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तस्त्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं आगे, जो तस्त्री मतलब प्लेट, जो प्लेट थी वो आगे करते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठा लेते हैं उसमें से, प्लेट में से, और कभी नहीं साहब कभी नहीं, हमने भी मतलब क्या है मतलब अपने जमाने में ये बातें सोची नहीं थी। तो रामस्वरूप कहता है शंकर की तरफ मुखातिब होकर, शंकर की ओर अब उनके सामने जाते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर कहता है किस मामले में?
रामस्वरूप कहता है यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब रामस्वरूप जी शंकर के विचार जानना चाहते हैं कैसे हैं, यानी जो लड़का उमा को देखने के लिए आया था गोपाल प्रसाद जी का लड़का, तो उनसे रामस्वरूप पूछते हैं कि आप मतलब सुंदरता के बारे में क्या विचार है तुम्हारे, कि तुम सुंदर लड़की चाहते हो या कैसे किस तरह की। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही बोल पड़ता है, फिर बात को काटता है। क्या बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत यानी बहुत अधिक निहायत जरूरी, बहुत अधिक जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। गोपाल प्रसाद जी बोल रहे बीच में बातें काटकर कि शंकर किसी प्रकार का उत्तर ना दे, उससे पहले कभी गलत उत्तर ना दे दे, तो बीच में ही बात काटकर अपनी बात कहने लगे। रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ वह है, तो अभी आप देख लीजिएगा। रामस्वरूप जी कहते हैं ना आप कोई बात नहीं, लड़की आप देख लीजिए, अभी तो देखिए। गोपाल प्रसाद देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तो ये रस्म ही समझिए। कहता है अब तो बात लगभग पक्की समझिए, आपकी और हमारी इतनी बात हो गई। तो रामस्वरूप हंसता है आपके मेरे ऊपर भारी एहसान है, यानी रामस्वरूप क्या सोचता है किसी तरह लड़की की शादी हो जाए, लोग हाँ कर दे, खुश हो जाते हैं ये बात सुन करके। जब रस्म की बात गई ना, रस्म पक्की समझना आप। गोपाल प्रसाद और जायचा तो मिल ही गया होगा, जन्म पत्र यानी जन्म जो कुंडली बनवाते हैं ना, बच्चे का जन्म होता है उस समय भी बनवाते हैं कुंडली, और शादी के समय भी लड़का लड़की के गुणों का मिलान करवाते हैं, उसको बोलते हैं जायचा। रामस्वरूप कहता है जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, अरे कुंडली तो मिल जाएगी, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है तो गलत है ना। अब कहता है यहाँ पर रामस्वरूप हैरान हो जाता है चौंक कर कि जब गोपाल प्रसाद ने कहा मेरे कानों में भनक पड़ी है कुछ, तो वो रामस्वरूप हैरान हो जाता है क्या भनक पड़ गई, कानों में क्या सुनाई दिया इन्होंने। गोपाल प्रसाद यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ। अब रामस्वरूप ने कहा क्या भनक पड़ी है, तो कहता है पढ़ाई लिखाई के बारे में साफ साफ बताओ मुझे। साहब हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, गोपाल प्रसाद कहता है। मेम साहब तो रखना नहीं, ये भी गोपाल प्रसाद की देखना कितनी छोटी मानसिकता है, वो पढ़ी लिखी लड़की को मेम साहब कह रहा है कि वो तो कुछ सुनेगी नहीं कुछ मानेगी नहीं, एक मैडम बनकर मेम साहब बनकर रहेगी, अपनी चलाएगी, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर, अब शंकर क्या है, जी हाँ कोई नौकरी तो करानी नहीं। अपने बेटे से कहता है हमें पढ़ी लिखी लड़की, और उनका बेटा भी वैसे में वैसे हाँ में हाँ कर देता है कि कोई पढ़ी लिखी ज्यादा लड़की तो चाहिए नहीं, हमें तो मैट्रिक पास ही चाहिए, और शंकर हाँ कह देता है। गोपाल प्रसाद कहता और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया तभी उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। अब गोपाल प्रसाद कहता है लोग मुझे ऐसे कहते हैं आपके लड़के पढ़े लिखे हैं तो लड़कियां बहुएं भी पढ़ी लिखी लाइए घर में। पूछिए नकल के ठेकेदारों से क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। गोपाल प्रसाद की सोच। अब देखिए लड़के और लड़कियों की पढ़ाई को एक बात नहीं मानते हो। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, यानी मर्द और औरत में अंतर कर रहे हैं। और अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह में बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। कहता लड़कियां भी अगर इतनी बढ़ गई, काबिल हो गई वो, तो अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगी वो गृहस्थी कैसे चलाएंगी? पॉलिटिक्स राजनीति की बातें करेंगी, वो राजनीति को भी जान जाएंगी, वो गृहस्थी नहीं चलाएंगी। जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। व्यंग्य करते हैं, यानी मोर मोरनी, शेर शेरनी, पुरुष और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में अंतर करते हैं कि मोर को पंख होते हैं मोरनी को नहीं होते, शेर को बाल होते हैं शेरनी को नहीं। इसी तरह मर्द ही पढ़े लिखे हो सकते हैं, औरतें नहीं। रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। रामस्वरूप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है पुरुषों की दाढ़ी होती है औरतों के नहीं होती। यानी रामस्वरूप जी भी कहते हैं किसी तरह बात बन जाए, बस मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं। तो शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद बड़े एकदम से चिंतन में गहरी सोच में पड़ जाते हैं।
गोपाल प्रसाद हाँ हाँ वह भी सही। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी उन चीजों में से एक है। तालीम मतलब शिक्षा, ऊंची शिक्षा भी सिर्फ पुरुष ही पढ़ सकते हैं। क्या है, उनको भी मतलब शिक्षा को जो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, तालीम मतलब उर्दू भाषा का शब्द है ये, उर्दू फारसी के शब्दों में से, तो ये भी तालीम मतलब शिक्षा इन्हीं में से, जैसे जो ऊंची चीजें कुछ सिर्फ दुनिया में कहते हैं मर्दों के लिए होती है, और शिक्षा भी उन्हीं में से एक है, यानी ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर रामस्वरूप जी क्या कहते हैं शंकर से, चाय और लीजिए। अब शंकर से कहते हैं रामस्वरूप जी चाय और ले लो। शंकर कहता है धन्यवाद पी चुका हूँ। रामस्वरूप कहते हैं गोपाल प्रसाद से आप, अब वो भी कहते हैं बस साहब खत्म ही कीजिए अब तो। रामस्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं। कहते हैं चाय के साथ टोस्ट भी नहीं थे, और क्या बताएं वह मक्खन। अब याद आ जाता है रामस्वरूप को कि मक्खन नहीं था, इसलिए हमने ये टोस्ट भी आपने ये नहीं लिए। गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ा ही भरना था हमें, टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप जी हैं हंसते हैं और मेज को एक तरफ सरका देते हैं, सर उसको इधर कर देते हैं एक तरफ। फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, और कहते सिगरेट मंगवाऊं। रामस्वरूप जी अब उनके पान की कहते हैं और उनसे सिगरेट की पूछते हैं। गोपाल प्रसाद जी नहीं, पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आ जाती तभी। अब उमा का प्रवेश हो जाता है। नाटक का यही आप यहाँ से दृश्य में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। उमा आती है। उमा किस प्रकार आती है, सादगी के कपड़े, मतलब सीधे सादे स्वभाव में, सादगी से सादे कपड़े पहने हुए, यानी घर पे जो कपड़े पहनती थी वही ऊनी में आती है। गर्दन उनकी झुकी हुई है, नीचे गर्दन झुकी हुई आती है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपा कर ताक रहे हैं, यानी बाबू जो गोपाल प्रसाद बड़े ध्यान से देख रहे हैं, उनकी तरफ ही आंखें टकटकी बांधे हुए, पलक भी नहीं झपकने देते, लगातार उमा को देख रहे हैं। और शंकर क्या है, शंकर शर्माते हुए देख रहे हैं, झुकी हुई नजरों से देख रहे हैं। दोनों का ध्यान उमा पर है। रामस्वरूप हैं यही हैं आपकी लड़की है। रामस्वरूप कहते, उनको कहते हैं कि मतलब लड़की यही है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। रामस्वरूप उनसे पान ले लेते हैं उमा से, जो पान लेकर के आई थी। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है, यानी पान की प्लेट थी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जाते हैं। जब वो अपने पिता को वो प्लेट दे रही थी तो उमा का चश्मा दिखाई देता है, और गोपाल प्रसाद और शंकर हैरान हो जाते हैं चश्मा देख करके। गोपाल एकदम, तो रामस्वरूप गोपाल प्रसाद एक साथ दोनों बोलते हैं चश्मा। तो रामस्वरूप कहता है जरा शक पकाकर, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, डर से जाते हैं। रामस्वरूप जी वह तो पिछले महीने इनकी आंखें दुखनी आ गई थी, यानी आंखों में जब कई बार परेशानी होती है ना, आंखें लाल लाल हो जाती तो उसको कहते हैं कि आंखें दुखनी आ गई। सो वो कहते हैं कि दुखनी आ गई थी इसलिए चश्मा लगाया है। सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब रामस्वरूप को भय हो गया कभी चश्मे की वजह से शादी के लिए मना कर दें, तो बात बदलते हैं वहां पर। तो गोपाल प्रसाद कहता है पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं कुछ, अरे चश्मे पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगे हैं। कहता रामस्वरूप नहीं, कहता नहीं साहब मैंने अर्ज किया है, मैंने मतलब जो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, मैंने जो कुछ बताया ना आपको गलती नहीं है, अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी। गोपाल प्रसाद अब थोड़ी सी उसको संतुष्टि मिली कि मान लिया चश्मा पड़ने से नहीं लगा है, तो कहता बैठो बेटी। उमा को कहता तुम यहाँ बैठ जाओ, रामस्वरूप वहां बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा वहां बैठ जाती जहां उनका हारमोनियम रखा हुआ था। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। आज थोड़ी सी उमा की बड़ाई करते हैं कि चाल सही है, लड़की की चाल मतलब कोई खराबी नहीं चाल में, चेहरे पर छवि मतलब जो उनकी सुंदरता है, चेहरा भी सुंदर है। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। तो रामस्वरूप
से उनका जवाब देते हैं कि जब गोपाल प्रसाद ने लड़की कुछ गाना बजाना भी जानती है क्या, तो रामस्वरूप कहता है हाँ हाँ, मतलब सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ सुनाओ। उनके पिता रामस्वरूप कहते हैं बेटी सुनाओ, कोई गीत सुनाओ। उमा सितार उठा लेती है। थोड़ी देर बाद मीरा का एक मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरों न कोई, जो मेरे गिरधर गोपाल है उनसे उनके अलावा कोई नहीं दूसरा दुनिया में, यह गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है, स्वर से मतलब प्रकट हो रहा है, पता चल रहा है कि जो उन्होंने गीत सुनाया उससे प्रकट है कि इसको गाने का अच्छा ज्ञान है, यानी संगीत के बारे में जानते हैं और स्वर भी अच्छा है, जो इनका गला है वो अच्छा है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, गाते गाते मतलब लीन हो जाती है, गाने में वो खो जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, इतनी लीन होती है उसको पता ही नहीं। ऊपर की तरफ सिर उठाया और आंखें शंकर की आंखों में मिल जाती उनकी, गाते गाते एक साथ रुक जाते वहीं पर। रामस्वरूप कहता है क्या हुआ, गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद कहता नहीं नहीं साहब, बहुत गा दिया लड़की ने, अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। अब उमा अपना सितार रख देती है और वहां से अंदर जाने को कहती है। गोपाल प्रसाद कहता है ठहरो ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बेटी रहो। उमा वहीं बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से कहता है तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा वहां चुप रह जाती है। गोपाल जो रामस्वरूप बीच में अपनी बात बदलता और कहता है हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची, यानी जो ये यहाँ पर घर में तस्वीर है, जो पिक्चर है, पेंटिंग जो ये दीवार पे टंगी हुई है, ये इसी की बनाई हुई है, उमा की बनाई हुई। और वह उस दीवार पर भी, दूसरी दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह, सिलाई का काम भी जानती है क्या? रामस्वरूप कहता है सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी, सारे घर के कपड़े यही सिलती है, सिलाई के बारे में भी यही बात प्रकट कर देते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप हो जाती। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं और लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। अधीर मतलब व्याकुल हो जाते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। वो बेचैन से हो जाते हैं कि उमा चुपचाप क्यों बैठ गई है। और रामस्वरूप भी बड़े घबरा जाते हैं एकदम से कि एक बात बनी बनाई बिगाड़ेगी लड़की, अभी तक सारा सब कुछ हाँ है और पता नहीं है क्यों एकदम से चुप हो गई, गुस्से में हो गई, नाराज हो गई। तो रामस्वरूप कहता बेटी जवाब दो। गोपाल प्रसाद हैं शर्माती है। इनाम तो इसने अब गोपाल प्रसाद से कहते हैं नहीं इनाम तो बहुत जीते हैं, पर ये शर्माती है। इनाम तो इसने, गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। जैसे ही रामस्वरूप बोले तो गोपाल प्रसाद कहते हैं लड़की को बोलने दो, आप बीच में मत बोलिए। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हालांकि लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। यानी उनको क्या कहती है कि गोपाल प्रसाद और ये जो शंकर आए हैं ये तो एक हमारा व्यापारी की तरह आए हैं, हमें कुर्सी मेज समझ रहे हैं। जैसे उन्हें खरीदने वाले आते हैं और देखते हैं कि कुर्सी कैसी है, मजबूत है, टूटेगी नहीं टूटेगी, तो उनके मोल भाव करते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न कर रही हैं दो। तब दुकानदार यानी कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़ा हो जाता है एकदम से। उमा अब रामस्वरूप घबरा गया कि तो बनी बनाई बात बिगड़ रही है, उमा को क्या हो गया। अब मुझे कह लेने दीजिए। उमा ने कहा मुझे बोलने दो। अब ये जो वहां से मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों को दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया। अब गोपाल प्रसाद जी कहते तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दिया, मेरी बेइज्जत करने के लिए मुझे बुलाया था। ताव में आकर गुस्से में आ जाता है बाबू रामस्वरूप, तुमने मेरी मतलब बेइज्जती करवानी थी। उमा तेज आवाज में बोलती है जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती
जो आप इतनी देर हो गई नाप तोल कर रहे हैं, और जरा आपने इस साहिबजादे से पूछिए अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए थे। आप मतलब मेरे बारे में इतना पूछ रहे, जब गाते गाते उनकी उमास की आंखें शंकर से मिल गई थी तो उन्होंने पहचान लिया था कि ये वही लड़का जो हॉस्टल में लड़कियों से इन्हें मार खाई थी, पिटाई हुई थी इसकी। शंकर, बाबूजी चलिए। अब शंकर भी घबरा गए कि तुम्हारी पोल खुलेगी। कहता आपने बाबूजी चलो यहाँ से। गोपाल प्रसाद, लड़कियों की हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? फिर भी दूसरी तरफ बात डाल दी गोपाल प्रसाद ने कि तुम्हें अब तक तो कह रहे थे कॉलेज में गई नहीं, तुम हॉस्टल की कैसे बातें कर रही हो, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो। रामस्वरूप चुप रह जाता है। उमा, जी हाँ। अब उमा का साहस देखिए, उमा स्वाभिमानी है, साहसी है। वो कहती है जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और मैं आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर वहां से भागे थे। रामस्वरूप, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। अब गोपाल प्रसाद वापस अपने बेटे की बात को ढक रहे हैं और उन पर ही बात डाल रहे हैं कि तुमने बातें छिपाई है तो पढ़ी लिखी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है? अपना बेत मंगवा रहे हैं। मैं चलता हूँ। बेत ढूंढकर उठाते हैं, बीए पास हैं। उफ ओह गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। गोपाल प्रसाद ये कहकर चल पड़ते हैं, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ। जैसे ही वो उठकर चले जाने के लिए कहा तो माँ ने कहा जी हाँ जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन यानी हड्डी उसी को कहा कि इसको इतनी चप्पल जूते मारे थे, इसकी पता नहीं रीढ़ की हड्डी बची है कि नहीं बची, इसकी बैकबोन पूछिए। अब गोपाल प्रसाद को भी समझ में आता है कि इसके कुछ साथी भी बैकबोन इसीलिए कहते थे कि ये पिट करके आया वहां से। बापू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के खुलासापन, दोनों मतलब एक दुखी है, दोनों ही वहां से बेचैन होकर रोने की तरह उठकर चल पड़ते हैं। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। अब एकदम से उनका सब कुछ जैसे प्राण निकल गए और रामस्वरूप भी दुखी हो जाते हैं और ध्यान से वहां गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं कुर्सी पर। उमा सहसा चुप हो जाती है और उमा बिल्कुल सहसा मतलब अचानक ही एकदम चुप हो जाती है। प्रेमा घबराहट की हालत में आना, और जो उनकी माँ है उमा की प्रेमा, वो घबराई हुई सी आती है। प्रेमा, उमा रो रही है। अब वो कहती है कि उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। तभी रतन भी वहां आ जाता है। रतन कहता है बाबूजी लो मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं। नाटक के काम की यही समाप्त हो जाती है। प्रिय छात्रों, आपका एक दिन यह पाठ पढ़ने के लिए है और आप अगले दिन जब भी अगले सोमवार को आपने इसी में प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं। पाठ में आपका पूरा सारांश आ गया, बिल्कुल इसी से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। आप अपने लिखने की विधा को मतलब आगे बढ़ाना करना। फिर भी एक बार मैं सामान्य रूप से बता देता हूं आपको। आपका जो पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद मतलब बात बात पे कह रहे थे, एक तो हमारा जमाना है और यानी तुलना करते हैं आज के समय में, तो तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है। देखो आप इस पे आपने विचार लिखना आपको कि वो पुरानी बातें कर रहे थे जमाने की गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप कि हमारे जमाने में खाने का ऐसा होता था, पढ़ने का ऐसा होता था, तो ये बात क्या तर्कसंगत है। तो आप अपने विचार से लिखना इसमें कि देखो हमें रूढ़िवादी होना तो गलत है कि वो जमाना था वो आज हम बिल्कुल वही कार्य करें। कोई अनुचित कार्य तो उसे छोड़ भी सकते हैं। अब जैसे पहले क्या थी ना, सती प्रथा होती थी कि लड़की जैसे औरतें होती थी, महिलाएं में पुरुषों के साथ चलना पड़ता था। आज भी उसी प्रथा को चलाए रखे तो वो अनुचित है। जो बात गलत है वो गलत है। लेकिन हाँ, प्राचीन संस्कृति आप ये कह सकते हैं कि हमें प्राचीन सभ्यता और प्राचीन संस्कृति को जानने के लिए, समझने के लिए इस प्रकार की तुलनाओं को मतलब विचारों को जानना चाहिए इतिहास के बारे में, ताकि कुछ जानकारी बनी रहे। वैसे उसी रूढ़िवादी मानसिकता पर चलना गलत है। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है।
वो उनकी व्यवस्था क्या थी, लड़की को एक तो पढ़ा दिया लिखा दिया, लेकिन विवाह के लिए छिपा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी व्यवस्था ये थी, लड़की शादी के योग्य हो गई थी और समाज में उन्हें अपनी इज्जत बनाए रखना था कि 20 वर्ष से अधिक आयु की होने के बाद लड़की की शादी करना जरूरी है, किसी तरह शादी हो जाए, तो उनकी व्यवस्था थी। और मतलब एक लड़की को पढ़ाना उन्होंने अच्छा समझा और इसके साथ उन्होंने विवाह के लिए छिपाना वैसे तो अनुचित था, लेकिन उनकी क्या थी कि व्यवस्था थी, उनकी मजबूरी थी कि उन्हें समाज में अपनी इज्जत को बनाए रखना है। ये उनकी व्यवस्था है को प्रकट करता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप ने जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है, वह उचित नहीं है। देखो वो रामस्वरूप के बेटे जो रामस्वरूप थे अपनी बेटी उमा की शादी गोपाल प्रसाद जी के लड़के शंकर के साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन उमा वहाँ पर खुश नहीं है। वो चाहते हैं रिश्ता तय करने के लिए कि उमा वहाँ पर हाँ कर दे, लेकिन यदि लड़की के विचार नहीं मिलते, लड़की खुश नहीं है कि लड़की की शिक्षा को छिपाया जा रहा है और लड़की का सम्मान नहीं होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये उचित नहीं है कि वो वैसा ही जैसा रामस्वरूप व्यवहार चाहते हैं वही व्यवहार उमा करे, तो ये इसको अनुचित नहीं कहेंगे। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं दोनों समान रूप से अपराधी? हाँ मानते हैं, क्योंकि लड़की इतनी पढ़ी लिखी होना और फिर उसकी शिक्षा को छिपाना ये भी अपराध है, और वो एक जो बिजनेस मानते हैं विवाह को, ये भी एक गलत बात। दोनों समान रूप से अपराधी हैं। ठीक बात है यह। फिर है अगला प्रश्न, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की मतलब कौन कौन सी कमियां हैं? तो आप अनेक कमियां बता सकते हैं कि वो चरित्रहीन है, दकियानुस हैं, कायर हैं, अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकते, यानी पिता जैसा कहें बिल्कुल वैसे ही बोलना। तो ये सारी बातें क्या हैं? शंकर की अनेक कमियां हैं। चरित्रहीन मतलब यानी वो हॉस्टल में पिटे तो वो चरित्रहीन है। दकियानुस यानी पुराने विचारों को, रूढ़िवादी विचारों को मानने वाले हैं, डरपोक हैं, अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते वो। अच्छा, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की इन दोनों में से समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? सही बात है, इसमें उमा जैसी लड़की की जरूरत है। लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, स्वयं निर्णय लेने वाली होंगी, तो ही तो देश आगे बढ़ेगा, तभी समाज का उद्धार होगा। रीढ़ की हड्डी, ये पाठ की मतलब आपने सार्थकता सिद्ध करनी है कि ये पाठ सार्थक, हाँ ये पाठ सार्थक सही है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी एक शरीर का मुख्य अंग है, मुख्य हिस्सा है जो शरीर को सीधा रखता है, और यानी इसमें लचीलापन भी होता है। जैसे हम झुकते हैं तो ये झुक जाती है, मुड़ जाती है, तो इसी प्रकार हमारे समाज में भी लचीलापन होना चाहिए। एक यानी कि रूढ़िवादिता ऐसी परंपरा तो ये बांध दी, लड़कियों को नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में भी लचीलापन होना चाहिए, जो सही है उस बात को मानना चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी ये सार्थक सही है। ये इस पाठ का शीर्षक, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? पाठ के आधार पर तो हम उमा को ही मानेंगे कि उमा इस पाठ की जो है मुख्य पात्र है, नायिका है, तो वही इस पाठ का मुख्य पात्र है। और उस क्यों कहेंगे? क्योंकि वो स्वाभिमानी थी, साहसी थी, आत्मविश्वासी थी। फिर इसके बाद है हमारा एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप यानी उमा का पिता था, वो क्या था, एक विवश पिता था, लेकिन समाज पर डरने वाला था, बात बात पर झुंझला भी जाता था। नारी शिक्षा का वो समर्थक तो जरूर था, परंतु पूर्ण रूप से अधिकार देने का समर्थक नहीं था। और गोपाल प्रसाद वो शंकर के पिता थे, लालची थे, स्वार्थी थे, शादी को व्यापार मानते थे कि व्यापार में किसी तरह मुनाफा हो जाए हमें। तो वह इस प्रकार की उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? इसी एकांकी का मुख्य उद्देश्य है कि लड़कियां शिक्षित हों, पढ़ी लिखी हों, ताकि समाज का उद्धार हो, और जो दकियानुस हैं उन पर अपने व्यंग्य कर सकें, कटाक्ष कर सकें, लड़कियां पढ़ी लिखी हों, गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्तियों का वो उनकी बातों का प्रतिकार कर सकें, अवहेलना कर सकें उनका। तो इस पाठ का यही मुख्य उद्देश्य है कि लड़कियां लड़कों के बराबर ही शिक्षित हों, पुरुष और महिलाएं
मतलब दोनों कंधे से कंधे मिलाकर समाज में चलें और समाज को आगे बढ़ाएं और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जैसी कहावतें सार्थक सिद्ध हों। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाते हुए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? अभी मैंने बताया ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं महिलाओं को ताकि सम्मान मिल सके। लड़की के जन्म दिवस पर खुशी मनानी चाहिए हमें, लड़कियों को भी बराबर पढ़ाना चाहिए। लड़की घर में पैदा हुई तो ये सोचना चाहिए कि लक्ष्मी का अवतार है, जैसे मनुस्मृति में भगवान ने अभी कहा, मैंने बताया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इस प्रकार लड़कियों का भी मतलब बराबर से अधिकार हो, बराबर पढ़ी लिखी हो। उन्हें हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, जिस प्रकार हम अपनी माता और बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं कि दूसरे भी हमारी माता बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करें, इसी प्रकार दूसरों की माताओं बहनों के साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि औरतें भी समाज में अपना सिर उठाकर चल सकें, अपने पर गर्व महसूस कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय छात्रों, आपको मतलब पहले जो कालांश है उसमें सिर्फ आप पाठ पढ़ना, अगले कालांश में प्रश्नोत्तर करना, समझना और अभ्यास के लिए यानी आपको जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, आपकी कॉपी है फेयर नोटबुक, उसमें आपको ये 11 प्रश्न लिखने हैं। अभ्यास के 1 से 11 तक प्रश्नोत्तर जो अभी आपको समझाए हैं, ये आपको 11 प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखने हैं। फिर भी किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, समस्या हो तो निसंदेह निसंकोच आप अपने अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।